साल था 1991 और भारत आर्थिक रूप से डहने की कगार पर खड़ा था। दिवालिया होने में बस कुछ ही हफ्ते बाकी थे। ये कहानी उसी मोड़ की है कि कैसे एक देश उस खाई के किनारे से वापस आया और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। सोचिए जरा, एक देश जिसके पास सिर्फ 3 हफ्ते का खर्चा चलाने के लिए पैसे बचे हों। ये कोई कहानी नहीं है, ये 1991 की कड़वी हकीकत थी। दांव पर पूरे देश का भविष्य लगा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस हाल में पहुंचा कैसे। देखिए, 1990 से पहले दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था एक तरह से बंद दरवाजे के पीछे चल रही थी। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन इस सिस्टम की दीवारों में दरारें अब साफ साफ दिखने लगी थीं। सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा था और बाहर से सामान मंगाने पर इतनी पाबंदियां थीं कि हमारा व्यापार लगभग ठप पड़ गया था। और फिर 1990-91 में मानो एक परफेक्ट स्टॉर्म आ गया। 3 बड़ी मुश्किलों ने एक साथ इस कमजोर अर्थव्यवस्था पर धावा बोल दिया। ये एक ऐसा तूफान था जहां सब कुछ एक साथ गलत हो रहा था, और यही वो तूफान था जो भारत को बिल्कुल बर्बादी के मुहाने पर ले आया। जून 1991 आते आते हालत ये हो गई कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब देश की तिजोरी में जो डॉलर और दूसरी विदेशी करेंसी होती है, वो सिकुड़कर सिर्फ 1.2 अरब डॉलर रह गया था। अब सुनने में ये रकम शायद बहुत बड़ी लगे, पर एक पूरे देश को चलाने के लिए ये कुछ भी नहीं थी। ये खतरनाक रूप से कम थी। और ये आंकड़ा असलियत को और भी साफ कर देता है। इसका मतलब ये था कि उस 1.2 अरब डॉलर से भारत सिर्फ 3 हफ्तों तक ही जरूरी सामान जैसे कि पेट्रोल, डीजल बाहर से खरीद सकता था। सोचिए, जबकि दुनिया भर में एक सेफ लेवल माना जाता है कम से कम 3 महीने का, और हमारे पास था सिर्फ 3 हफ्तों का। मतलब साफ था, भारत दिवालिया होने से बस चंद कदम दूर था। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, इस मुश्किल को और भी बड़ा बना रहा था भारत के सिर पर चढ़ा करीब 70 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज। हालत ये थी कि हमारे पास इस कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए भी डॉलर नहीं बचे थे। तो जो तूफान आया, उसका पहला बड़ा झटका बाहर से लगा। 1990 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया और कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। नतीजा, भारत का तेल खरीदने का बिल सीधा दोगुना हो गया। और तो और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय जो अपने घर पैसे भेजते थे, उन्हें वापस आना पड़ा। यानी वहां से आने वाले डॉलर्स का एक बड़ा जरिया भी बंद हो गया। दूसरा झटका देश के अंदर से ही था। उस वक्त भारत में लाइसेंस राज चलता था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी को कोई भी फैक्ट्री या कारोबार शुरू करना है तो उसे दर्जनों सरकारी परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ते थे। इस चक्कर में हमारा उद्योग दुनिया के मुकाबले में कहीं टिक ही नहीं पाया। हम बाहर सामान बेच ही नहीं पा रहे थे, यानी डॉलर कमाने का एक और रास्ता भी करीब करीब बंद था। तो अब जब सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, तब भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से इस कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। सोचिए, एक ऐसी हालत जब कर्ज चुकाने के पैसे भी ना हो और कोई नया उधार देने को भी तैयार ना हो, तो क्या किया जाए। भारत के सामने बस यही सवाल खड़ा था। या तो दुनिया के सामने हाथ खड़े कर दें, यानी डिफॉल्ट कर जाएं और अपनी इज्जत गंवा दें, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें जो आज तक किसी ने ना सोचा हो। और वो रास्ता था देश का सोना गिरवी रखना। जी हां, बिल्कुल चुपचाप एक खुफिया ऑपरेशन के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 67 टन सोना हवाई जहाजों में लादकर 2 हिस्सों में विदेश भेजा गया। इस फैसले को इतना गुप्त रखा गया था कि बहुत ही कम लोगों को इसकी खबर थी। वजह साफ थी, अगर ये बात बाहर आ जाती तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता। यहां एक बात पर गौर करना जरूरी है, ये सोना बेचा नहीं गया था, इसे सिर्फ गिरवी रखा गया था, जिसके बदले में करीब 600 से 700 मिलियन डॉलर का इमरजेंसी लोन मिला। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं था, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने भारत को दिवालिया होने से बचाने के लिए सांस लेने की कुछ हफ्तों की कीमती मोहलत जरूर दे दी। और बस इसी मोहलत का फायदा उठाया गया। भारत में एक नई सरकार बनी और उसने इस संकट को एक मौके में बदलने का फैसला किया। और यहीं से भारत की आर्थिक कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। उस वक्त प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उन्होंने वित्त मंत्री बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर सिंह ने जुलाई 1991 में अपना वो ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। और उसी बजट भाषण में उन्होंने ये शब्द कहे थे जो भारत के आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का एक प्रतीक बन गए। ये सुधार असल में एक पूरी की पूरी पुरानी व्यवस्था को बदलने जैसा था। दशकों से जो लाइसेंस राज चल रहा था, उसे खत्म कर दिया गया।
व्यापार के लिए देश के दरवाजे खोल दिए गए। बाहर की कंपनियां अब भारत में आकर निवेश कर सकती थीं, जिसे हम एफडीआई भी कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिला। सच कहें तो सालों की बंद अर्थव्यवस्था के बाद ये एक असली आर्थिक क्रांति थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन बड़े बदलावों का भारत पर असर क्या हुआ और वो असर कितना गहरा था। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, इसने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। और ये फर्क तो देखिए, कहाँ 1991 में हमारे पास थे सिर्फ 1.2 अरब डॉलर और कहाँ आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। यह आज के भारत के चारों तरफ एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा की दीवार है। इन्हीं सुधारों का नतीजा था कि भारत का मशहूर आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर पैदा हुआ। 1991 में इस सेक्टर का एक्सपोर्ट $500 मिलियन से भी कम था और आज ये 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। और सोचिए, इसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। और बात करें ग्रोथ की रफ्तार की, तो उसमें तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। 1991 में हमारी ग्रोथ रेट 1.1% पर लगभग थम सी गई थी और वहां से भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। तो 1991 के इस पूरे घटनाक्रम से, इस संकट और फिर इस बदलाव से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं, वो सबक जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। यहां से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि कभी-कभी एक बहुत बड़ा संकट ही वो हिम्मत देता है जो बड़े सुधारों के लिए जरूरी होती है, वो सुधार जो शायद सालों से अटके पड़े हों। दूसरी बात, सही समय पर सही लीडरशिप कितनी जरूरी है। राव और सिंह की जोड़ी ने उस मुश्किल वक्त को एक अवसर में बदल दिया। तीसरा, कि अर्थव्यवस्था को खोलने से ही लंबे समय की ग्रोथ आती है, नए नए उद्योग बनते हैं। और आखिर में इस संकट ने यह भी साबित कर दिया कि सोना आज भी किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो आखिर में 1991 की कहानी सिर्फ मुश्किल से बचने की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक संकट को खुद को नए सिरे से गढ़ने के एक मौके की तरह इस्तेमाल करने की। ये कहानी है कि कैसे बर्बादी के कगार पर खड़े एक देश ने हिम्मत, दूर की सोच और कुछ सख्त फैसलों के दम पर अपनी किस्मत को दोबारा लिखा।